हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर से होगा इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का इतिहास, परिचय और अनुप्रयोग से पूछे गए यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर वाइज से हम डिस्कस कर रहे थे। इसका पहला चैप्टर हो चुका है जो कि आपके चाहे लेखपाल का पेपर है, AGTA का पेपर हो, फार्मेसी का पेपर हो, जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं जिसमें आपका सभी इस समय यूपी ट्रिपल एससी मेंस एग्जाम में कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश का लगभग सब में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर का, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो भी जिसकी तैयारी कर रहा है, एएसओ का फॉर्म आया उसके लिए भी जो है इम्पोर्टेंट है। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2। इसका पहले अगर आप लोगों ने नहीं देखा है पहला वाला चैप्टर तो उसको जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इससे आप जब अभी क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे कि इंटरनेट और WWW से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बने हैं, तो आपको इसको जो है थोड़ा गहराई से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका जो है ये अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने दिया गया है कुछ इस तरीके से। अब चूंकि ये क्वेश्चन ही बड़ा है, बड़े कथन और कारक में अभिकथन और कारक करके पूछा जाता है। तो देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन्हें अभिकथन और कारक के रूप में अंकित किया गया है। पहला जो है अभिकथन है कि वेबसाइटों के होस्ट करने वाले वेब सर्वरों के लिए स्टैटिक IP एड्रेस को प्राथमिकता दी जाती है, और इसका कारण बताया गया कि जब भी कोई उपकरण डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो स्टैटिक IP एड्रेस स्वचालित रूप से बदल जाते हैं। अब बताना है कि इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। अब चयन करने के लिए आपके सामने ये दिया गया है ऑप्शन कुछ इस तरीके से। कहाँ पर पूछा गया था, तो ये स्टेनोग्राफर जो 2025 में पेपर अभी लेटेस्ट हुआ है उसमें पूछा गया था। ठीक है, दिसंबर में, सॉरी नवंबर 2025 में जो पेपर पूछा गया था यूपी आयोग के द्वारा, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बने थे। अब बताइए इसमें कथन अब कथन सही है, दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है कारण, या फिर गलत है कथन, या फिर कारण गलत सही है, इस प्रकार हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो पहला जो कथन दिया गया वो दिया गया कि वेबसाइटों को होस्ट करने वाले वेब सर्वरों के लिए स्टैटिक IP एड्रेस को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अब कथन सही है, बिल्कुल वेबसाइटों को अगर होस्ट करने वाले जो वेब सर्वर है उनके लिए स्टैटिक IP एड्रेस को क्या है, प्राथमिकता दी जाती है। और स्टैटिक IP एड्रेस जो होता है ये ऑटोमेटिकली चेंज एवरी टाइम अ डिवाइस कनेक्ट टू द नेटवर्क, यानी कि ये बताता है जो IP एड्रेस है स्टैटिक वाला, वो क्या होता है हर समय बदलता रहता है जब भी डिवाइस कनेक्ट होता है। तो ये गलत है, क्योंकि जो IP एड्रेस होता है वो बदलता नहीं है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, एक ही रहता है, परमानेंट रहता है। तो IP एड्रेस क्या है कि बदलता नहीं, स्टैटिक स्टैटिक IP एड्रेस क्या है, बदलता नहीं है। ठीक है, कौन सा बदलता है, तो एक डायनेमिक IP एड्रेस होता है जो कि बदलता रहता है। स्टैटिक IP एड्रेस जो है बदलता नहीं है, तो यही गलत कारण जो है गलत हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही था। अब कथन ए सही है, लेकिन कारण जो है क्या है, गलत है। तो इसका आंसर क्या है, सी पार्ट करेक्ट है। अब इसका हम देख लेते हैं एक्सप्लेन। देखिए एक्सप्लेन दिया गया है कि वेबसाइटों को होस्ट करने वाले वेब सर्वर के लिए स्टैटिक IP एड्रेस को प्राथमिकता दिया जाता है, क्योंकि वह एक अस्थायी और विश्वसनीय पता प्रदान करते हैं। जब कोई डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो स्टैटिक IP एड्रेस स्वचालित रूप से नहीं बदलता, मतलब ऑटोमेटिकली नहीं बदलता है। इसके विपरीत जो डायनेमिक IP एड्रेस है वो क्या है, बदलते रहते हैं। तो यही कारण था जिसके लिए जो है कारण क्या था, गलत था। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 2, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW में पहुंच सकता है। ठीक है, किस प्रोटोकॉल के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है या पहुंच सकता है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 ये 2015 में पेपर आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा HTTP के माध्यम से पहुंच सकते हैं। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। ठीक है, एक होता है HTTPS, इसका सिक्योर वर्जन आया, तो S का मतलब उसमें हो जाता है सिक्योर। इसका प्रयोग हम WWW द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग मैसेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजने के लिए किया जाता है। HTTP एक प्रोटोकॉल है, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए मैचिंग करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन अभी पूछा, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत ही थोड़ा सा कठिन माना जाता है। यहाँ पे इंटरनेट सेवा और उसके प्रोटोकॉल का मिलान करने के लिए क्वेश्चन बना था जो कि मैचिंग से रिलेटेड था। ये भी 2025 के पेपर में स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। तो इसका मिलान हम करते हैं। यहाँ पे अगर हम मिलान करें तो इस तरीके से एक्सप्लेन दिया गया है कि ईमेल का प्रोटोकॉल क्या है, तो SMTP है, POP3 है, और IMAP ये ईमेल का प्रोटोकॉल होता है। न्यूज ग्रुप जो इंटरनेट सेवा, इसका प्रोटोकॉल होता है NNTP। इंटरनेट टेलीफोनी, इसका प्रोटोकॉल होता है VoIP। ठीक है, चैट या इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए IRC प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे
ये दिया गया था और आपका यहाँ पे आंसर कौन सा सही था, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। ठीक है, ए का सेकंड, बी थर्ड, और इस प्रकार आंसर यहाँ पे सी था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। यह क्वेश्चन आपका 2025 के ड्राफ्ट्समैन में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं होता। तो डीएसएल दिया गया है, सैटेलाइट है, डायल अप है, फाइबर ऑप्टिक्स है। तो यहाँ पे डीएसएल जो है ये क्या है, ये आपका इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है। सैटेलाइट भी है, फाइबर ऑप्टिक्स है, लेकिन डायल अप जो है ये क्या होता है, ये इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। अब डीएसएल, सैटेलाइट, फाइबर ऑप्टिक्स जो होते हैं ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के उदाहरण, जबकि डायल अप कनेक्शन जो होता है टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है और इसकी गति बहुत कम होती है, इसलिए इसे ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सा है जहाँ पे में सभी ऑनलाइन गतिविधियां शामिल होती हैं जो जानबूझकर या अनजाने में रिकॉर्ड की जाती हैं, और वह तकनीक है जिसमें बड़े डेटा सेट से पैटर्न निकालना शामिल है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो दो जगह हमें यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, एक वाक्य को कंप्लीट करना है। तो क्या चीजें होती हैं जिसमें जो है सभी ऑनलाइन गतिविधियां सम्मिलित होती हैं, तो वो होता है डिजिटल फुटप्रिंट में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया था। डिजिटल फुटप्रिंट में सभी जो है क्या होती है, जानकारी की गतिविधियां जो होती हैं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, सभी ऑनलाइन जो गतिविधियां शामिल हैं जो जानकारी जानबूझकर या अनजाने में रिकॉर्ड किया जाता है, और इनमें से वो डेटा माइनिंग वो तकनीक होती है जिसमें बड़े डेटा सेट से पैटर्न निकालना शामिल होता है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट। अब डेटा माइनिंग जो है आपका होता है ये बिग डेटा प्रोसेसिंग से, मतलब बिग डेटा से लिया गया है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, डिजिटल फुटप्रिंट में सभी ऑनलाइन गतिविधियां सम्मिलित हैं और जानबूझकर या अनजाने में रिकॉर्ड की जाती है, और डेटा माइनिंग वो तकनीक होती है जिससे बड़े सभी डेटा सेट से पैटर्न निकालना जो है सम्मिलित है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था कि वो स्पेंड फॉरेस्ट गार्ड 2025 के पेपर में कि स्पेंड आईआरसी का विस्तार करना, मतलब कि आईआरसी का विस्तार, ये आईआरसी का फुल फॉर्म बेसिकली पूछा गया है। तो आईआरसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रिले चैट। क्या होता है, इंटरनेट रिले चैट। यहाँ पे बी पार्ट बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया कि वह कौन सा शब्द उन नेटवर्कों को संदर्भित करता है जो आंतरिक उपयोग के बड़े नेटवर्क को छोटे खंडों में विभाजित करने में उत्पन्न होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वो होता है सबनेट। आंसर क्या है, बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसमें सबनेट या सबनेटिंग वो तकनीक है जिसके द्वारा एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। इन छोटे नेटवर्कों को सब नेटवर्क कहा जाता है। सबनेटिंग का मुख्य उद्देश्य नेटवर्क को अधिक सुरक्षित, कुशल और व्यवस्थित बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, कॉलम ए कॉलम बी। कॉलम ए में टर्म दिया गया है और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन कॉलम बी में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना, पहला जैसे दिया गया है AT&T लॉन्ग लाइन्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, RBOC मतलब रीजनल बेल ऑपरेटिंग कंपनीज जो है, इसका मतलब क्या है। अब इस ये टर्म्स हैं और इसके विस्तार रूप से इधर दिया गया कि ये क्या चीजें होती हैं। ठीक है, इसके बाद MFJ मतलब मॉडिफाइड फाइनल जजमेंट। तो इसके मतलब क्या होता है। फिर एक है LATA मतलब लोकल एक्सेस ट्रांसपोर्ट एरिया, कुछ इस तरीके से दिया गया था। ये भी क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बने थे। आपको इसे तैयार करने के जो टर्म्स हैं, नए नए जो टर्म्स हैं इंटरनेट के संदर्भ में, उनके इतिहास, परिचय, उनसे रिलेटेड, तो वो सभी चीज़ें आपको इसमें देखनी है। नहीं तो कम से कम बेसिकली ही चीज़ें, बेसिक वाली तो याद रखिएगा। चलिए इसके सही मिलान देख लेते हैं। AT&T लॉन्ग लाइन्स मतलब कि इसका मतलब है टूटने के बाद लंबी दूरी की टेलीफोन सेवाएं जो प्रदान किया जाता है, प्रोवाइडेड लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन सर्विस आफ्टर द ब्रेकअप, तो उसको AT&T लॉन्ग लाइन्स कहा जाता है। RBOC मतलब रीजनल बेल ऑपरेटिंग कंपनीज, मतलब कि ये AT&T के टूटने के बाद बनाई गई जो क्षेत्रीय कंपनियां होती हैं उसको कहते हैं RBOC। MFJ मतलब मॉडिफाइड फाइनल जजमेंट, मतलब कि कानूनी निर्णय जिसके कारण 1984 में AT&T का विघटन हुआ। तो ये चीजें हैं। और लास्ट है कि लाटा मतलब कि लोकल एक्सेस एंड ट्रांसपोर्ट एरिया, मतलब कि LATA मतलब कि लोकल एक्सेस एंड ट्रांसपोर्ट एरिया, मतलब कि इसका होता है स्थानीय बनाम लंबी दूरी टेलीफोन की सेवा को विनियमित करने के लिए बनाए गए भौतिक जो विभाजन होता है उसको कहा जाता है LATA एक्सेस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, HTML का फुल फॉर्म। अभी 2015 का क्वेश्चन, तो 2015-16 के आसपास इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते थे।
2025 में भी जो पिछला क्वेश्चन है उस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बेसिक टू एडवांस सभी चीजें इसमें ध्यान रख के पढ़ाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? HTML का फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डेटा ट्रांसमिशन की आवृत्ति सीमा को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डेटा ट्रांसमिशन की आवृत्ति सीमा को यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 10 तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, उसे बैंड विड्थ कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके लिए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी DSL का इस्तेमाल करते हैं, जो कि दिया गया है डी ऑप्शन। तो डी पार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता? ठीक है, क्या यूनिक नहीं होता? जैसे आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस जो होता है वो क्या होता है? अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, एक ही होता है। कंप्यूटर का नाम जो दिया गया ये भी यूनिक होता है, एक ही होता है। वर्क ग्रुप का नाम जो है यूनिक नहीं होता। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आईपी एड्रेस कंप्यूटर का नाम दोनों ही यूनिक होते हैं, लेकिन आईपी एड्रेस नेटवर्क पर प्रयुक्त किए गए प्रमुख प्रोटोकॉल हैं जो इंटरनेट पर संचार स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्क ग्रुप का नाम जो होता है क्या होता है? अद्वितीय नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 13। एक कुकी के बारे में बात पूछा गया यहाँ पे कि कुकी क्या है। कुकी अगर बात करेंगे तो ये यूजर्स की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी को क्या करता है? स्टोर करता है, तो उसको कहते हैं कुकी। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर हम एक्सप्लेन देखें कुकी के बारे में, तो कुकी आमतौर पर उन वेब एप्लीकेशन को संचालित करने में मददगार होती है जो इंटरनेट पर हमारी प्राथमिकताओं, रुचि आदि पर निगाह रखते हैं। यानी कुकीज की मदद से वेबसाइट संचालक ये जान सकता है कि उनकी वेबसाइट पर कौन क्या देखता है, कितनी देर रहता है आदि। एक कुकीज उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी जो क्या करती है? संग्रहित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है? इनमें से तो PPP, FTP, URL, EPF ये सभी हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो PP से रिलेटेड नहीं है, तो ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। PPP जो होता है ये क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। सॉरी, यहाँ पे PPP जो है क्या है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, जो कि कंप्यूटर से ही संबंधित है। FTP भी संबंधित है, URL भी संबंधित, EPF इससे संबंधित नहीं होता। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, URL जो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है सभी कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित है। और EPF जो होता है एक कर्मचारी भविष्य निधि का जो है, ये इसका संबंध कंप्यूटर से नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन। ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां क्या होता है? तो ISDN जो होता है एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां पर ध्वनि, वीडियो, डेटा साथ साथ संचालित होता है। तो आंसर इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ISDN मतलब इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है, जो कि ये डिजिटल टेलीफोन सेवा जैसे कि ध्वनि, वीडियो, डेटा प्रदान करने की अंतर्राष्ट्रीय मानक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं इनमें से जिसमें से एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है? ठीक है, इसमें टोटल 80 क्वेश्चन है, तो आप लोग धैर्य से पूरा क्वेश्चन देखिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से एक उपाय नहीं जिसमें से एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है? ठीक है, तो वायरस इफेक्ट कंप्यूटर सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें से कौन सा एक माध्यम नहीं होगा ये बताना। पहला है कि अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ संगीत संचिकाएं मतलब फाइल्स और छवियां साझा करना। तो आप जब किसी अन्य यूजर्स के साथ अपने कंप्यूटर में कुछ म्यूजिक या फिर फाइल्स या फिर कुछ फोटोकॉपी चीज़ें अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें से क्या होता है कि वायरस आ सकता है। तो ये तो है जो है क्या है कि वायरस, इससे तो आदान प्रदान भी वायरस का भी हो सकता है। तो ये तो हो जाएगा। दूसरे की अगर बात करेंगे तो दूसरा यहाँ पे दिया गया कि प्रलेख और PDF फाइल्स बनाना। तो आप जब PDF फाइल बनाते हैं तो उसके लिए कोई ट्रांसफर नहीं होता है इधर उधर, तो ये जो है नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, ये क्या होगा? इससे कोई वायरस ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही। बाकी स्पैम ईमेल से तो आ ही सकता है वायरस। ठीक है, निःशुल्क गेम्स जो है टूल्स बार से, मीडिया प्लेयर्स, इन सभी से आप डाउनलोड करेंगे तो आप वहाँ से भी वायरस आ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं? इनमें से गूगल दिया गया है, फायरफॉक्स, मोजिल्ला है, माइक्रोसॉफ्ट एज है और नेटस्केप जो है नेविगेटर है। तो यहाँ पे जो है वेब ब्राउजर की बात करेंगे तो गूगल जो है आपका वेब ब्राउजर नहीं होता। गूगल क्या है? वेब ब्राउजर नहीं होता। ठीक है, वेब ब्राउजर की बात करें तो वेब ब्राउजर क्या है? तो वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो ब्राउजर मुख्य रूप से इंटरनेट पर वेबसाइट को शो करता है, प्रदर्शित करता है और उन्हें जो है एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही अन्य
सामग्री जैसे HTML मतलब कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज यानी XML जैसे भाषाओं का जो है क्या करता है, ये उपयोग करता है। फायरफॉक्स, मोजिल्ला, माइक्रोसॉफ्ट एज, नेटस्केप नेविगेटर, यूसी ब्राउजर आदि जो है क्या है, सभी वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं। जबकि गूगल एक क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, गूगल क्या है, सर्च इंजन है। तो यहाँ पे गूगल आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर जो है 18। क्वेश्चन नंबर 18, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई एम कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हैं इनमें से। ठीक है, तो यहाँ पे बताना, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। तो अगर हम बात करें तो ये सभी ई कॉमर्स वाली ई सेवाएं हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं हैं। तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ई कॉमर्स का अर्थ क्या होता है? ई कॉमर्स का अर्थ है ई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब कि कॉमर्स यानी वाणिज्य के सभी कार्यों को इलेक्ट्रॉनिक की मदद से करना या इंटरनेट पर व्यापार करना। इंटरनेट के विकास ने कॉमर्स को आसान बना दिया है। इलेक्ट्रॉनिक की सहायता से ही दी जाने वाली सेवाओं में ई कॉमर्स, एम बैंकिंग, ई बैंकिंग और एम कॉमर्स आदि ई सेवाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है? तो कौन सा सिद्धांत लगता है ऑप्टिकल फाइबर के काम करने पीछे? तो वो है प्रकाश का कुल आंतरिक परिवर्तन, जो कि ए पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर संचारण की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से लाइट पल्सेस के रूप में भेजी जाती है। यह प्रकाश की पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा का माप क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं बैंडविड्थ। क्या कहते हैं? बैंडविड्थ, जो कि दिया गया डी ऑप्शन में, तो डी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बैंडविड्थ जो होता है किसी दिए गए समय में नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की माप होती है। बैंडविड्थ को बिट्स प्रति सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, बैंडविड्थ को बिट्स प्रति सेकंड में मापा जाता है। बैंडविड्थ अधिक होने से बेहतर कम्युनिकेशन संभव हो पाता है, क्योंकि अधिक बैंडविड्थ अधिक डेटा प्रोसेस करता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर अगला है, कंप्यूटर में पिंग कमांड का उपयोग क्या है? पिंग कमांड का क्या उपयोग कंप्यूटर में? ठीक है, 2018 के वीडियो के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग है? कंप्यूटर में पिंग कमांड के उपयोग की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए जो है पिंग कमांड का उपयोग किया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पिंग जो होता है कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर होता है जो यह पता लगाता है कि कोई कंप्यूटर किसी इंटरनेट प्रोटोकॉल तक पहुंच पा रहा है या नहीं। ठीक है, ये होता है पिंग का काम। इसके लिए होस्ट एक मैसेज भेजता है और ये जो है देखता है कि कितने समय बाद संदेश पुनः मिल रहा है। चलिए, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? 2018 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो ये किया गया है टिम बर्नर्स ली के द्वारा। तो ये याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है। ठीक है, किसने किया है? टिम बर्नर्स ली ने। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़े सूचनाओं का विशाल समूह है, जिसे इंटरनेट पर वेब ब्राउजर की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सबसे उपयोगी सेवा है। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? ठीक है, MNP, ISP, स्प्रेडशीट या सर्च इंजन। तो इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करने वाला जो सेवा है इनमें से, तो वो है ISP। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ISP के काम क्या है? इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करना, यानी इंटरनेट ISP का फुल फॉर्म ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, इसके एक कंपनी है जो ग्राहकों को इंटरनेट का उपयोग प्रदान करती है, जैसे डायल अप, DSL, केबल मॉडेम, वायरलेस या समर्पित हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्ट सहित कई तकनीकों का उपयोग करके डेटा को प्रेषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्लाइंट। क्लाइंट एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो, क्लाइंट ऐसे कंप्यूटर को कहते हैं जो किसी सर्वर के द्वारा दी गई सेवाओं का उपभोग करता है या सर्वर से जुड़कर जानकारी प्राप्त करता है, अनुरोध करता है। ठीक है, क्लाइंट की प्रकृति कार्य के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला है थिक क्लाइंट, दूसरा है थिन क्लाइंट, तीसरा है हाइब्रिड क्लाइंट। चलिए, डैश एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या डिवाइस के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है जिन्हें क्लाइंट्स कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है?
क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सर्वर। ठीक है, सर्वर एक कंप्यूटर प्रोग्राम या डिवाइस है जो किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम्स या उसको यूजर्स को सेवा प्रदान करता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक भौतिक स्थान जैसे भवन, कार्यालय या घर में एक साथ जुड़े डिवाइसों का एक संग्रह है। ठीक है, ये छोटा या बड़ा हो सकता है, जिसमें एक यूजर्स के साथ एक होम नेटवर्क से लेकर एक कार्यालय या विद्यालय में हजारों यूजर्स और डिवाइसों के साथ इंटरप्राइज नेटवर्क हो सकता है। उस प्रकार के हम नेटवर्क को क्या कहेंगे? तो इसको घर में, भवन में, कार्यालय में जो एक साथ जोड़ता है उसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन। यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, वेब विकास में एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन है जो एकल चित्रात्मक अंतरा फलक यानी सिंगल ग्राफिकल इंटरफेस में प्रदर्शित एकल नवीन सेवा का सृजन करने के लिए बहुत सेवाओं का संयोजित करता है। तो वो कौन सा है? तो उसको कहा जाता है मैशअप। आंसर यहाँ पे डी पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैशअप। वेब विकास में मैशअप का एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन है जो एकल चित्रात्मक यानी कि सिंगल ग्राफिकल इंटरफेस में प्रदर्शित एकल नवीन सेवा का सृजन करने के लिए बहुत सेवाओं को संयोजित करता है। चलिए, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग या रैंकिंग किस जो शब्द है किससे संबंधित है? क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। ठीक है, फिशिंग से, सर्च इंजन से, या फिर और ऑप्शन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखिए क्रॉलिंग करना, इंडेक्सिंग करना और रैंकिंग करना ये सभी सर्च इंजन से ही रिलेटेड है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए, स्टार टोपोलॉजी से क्वेश्चन है, स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस का उपयोग किया था? तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं हब का। यहाँ पे ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हब नोड, जिसे हब नोड कहते हैं, तो हब नोड का प्रयोग किया जाता है। चलिए, एडीएसएल जो है ये डेटा दरों को अंतिम प्रयोगता से केंद्रीय कार्यस्थल तक ऊपरगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोगता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। तो वो किस प्रकार का डेटा होता है? तो वो डेटा होता है उच्चतर डेटा। यहाँ पे ए पार्ट इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, डेटा संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर विद्युत की अपेक्षा किस पर निर्भर होता है जो अति उच्च गति से उन इंटरनेट संयोजन की सुविधाएं प्रदान करता है जो उच्च बैंडविड्थ संभालने में सक्षम होता है? तो राइट आंसर इसका बी पार्ट। ठीक है, प्रकाश पर निर्भर होता है। बी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर में विद्युत का संचार नहीं बल्कि प्रकाश का संचार होता है। ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्लाउड आधारित संरचना में अनेक यूजर्स वाले किसी एकल संगठन यानी उदाहरण के तौर पर व्यावसायिक इकाई हो गया द्वारा अनन्य उपयोग करने का प्रावधान है? यह किसी संगठन, तीसरे पक्ष या दोनों के संयोजन द्वारा स्वामित्व में रखा, प्रबंधित, संचालित किया जा सकता है। तो किस प्रकार का क्लाउड है? ये होता है प्राइवेट क्लाउड यानी निजी क्लाउड होता है। आंसर यहाँ पे क्या है? इसका ए पार्ट बिल्कुल राइट है। ठीक है, प्राइवेट क्लाउड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को एकल सिंगल संगठन के द्वारा कई उपभोक्ताओं द्वारा अन्य उपयोग के लिए जो है प्रावधान किया गया। यह संगठन एक तीसरे पक्ष या उनमें से कुछ संयोजन द्वारा स्वामित्व, प्रबंधित, संचालित किया जा सकता है और यह परिसर में या उसके आसपास मौजूद हो सकता है। अगला प्रश्न, क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है? ये सभी क्या है? तो क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच जो है ये तीनों क्या, एक वेब ब्राउजर है। तो आंसर ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में सभी नेटवर्क नोड्स व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय स्विच, हब या कंप्यूटर से जुड़ा होता है और जो संदेशों को पारित करने के लिए, संचरण के लिए केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करती है? तो कौन से प्रकार का जो है टोपोलॉजी होता है? तो वो टोपोलॉजी होता है स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी एक केंद्रीय हब होता है और इससे सभी जो है जुड़ा होता है इस प्रकार। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए पार्ट बिल्कुल राइट। चलिए, किस प्रकार के मॉडम्स में क्लॉक रिकवरी रिकवरी सर्किट्स होता है? ठीक है, किस प्रकार के मॉडम्स में क्लॉक रिकवरी सर्किट्स होते हैं? तो 35 का आंसर क्या है? ए पार्ट जो है सिंक्रोनस मॉडम। सिंक्रोनस मॉडम में क्लॉक रिकवरी सर्किट्स होता है। तो ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, सिंक्रोनस मॉडम जो डेटा के साथ क्लॉक सिग्नल भेजते हैं और सिग्नल को पुनर्प्राप्त करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त सर्किटरी के कारण असिंक्रोनस मॉडम की तुलना में अधिक महंगा होता है। सिंक्रोनस प्रोटोकॉल के कुछ उदाहरण जैसे एक्स मॉडम, वाई मॉडम और जेड मॉडम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इथरनेट। ठीक है, इथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क पर कार्य करने वाली
वायरलेस संचार तकनीक है। इसकी अभिकल्पना दिया गया था 1973 में बॉब रॉबर्ट मेटकाफ ने दिया था। जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है, क्वेश्चन आया था। तो जीमेल यहाँ पे अगर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 15 GB जो है फ्री स्टोरेज प्रदान करता है। इसके बाद क्या है, फीस लेता है। ठीक है, संक्षिप्त यूआरएल का अर्थ क्या है? ठीक है, मतलब यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया 2000, ये कब क्वेश्चन आया था, 2022 में। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि बी पार्ट दिया गया है, तो आपको फुल फॉर्म भी रट के चलना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से बताना कि कौन सा विकल्प पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है, यूजर्स को शेयर्ड पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन जिसको कहते हैं। वीपीएन मतलब एक सार्वजनिक नेटवर्क से एक प्राइवेट नेटवर्क बनाकर ऑनलाइन गोपनीयता और गुमनामी प्रदान करता है, अर्थात यूजर को शेयर्ड और पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और सब प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, तो वीपीएन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता? तो वायरलेस संचार की गुणवत्ता की बात करेंगे तो इनमें से तो कौन सा चीज जो प्रभावित नहीं करता? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट, संकेत छीड़न। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ईमेल का फुल फॉर्म पूछा गया था। ईमेल का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, सी ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंटरनेट यूजर्स को देश की बाहरी वेबसाइटों तक पहुंचने, नेविगेट करने और खोज करने में सक्षम बनाता है? तो वो है ब्राउजर। यहाँ पे सी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ब्राउजर जो होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध जानकारी खोज करने, पुनः प्राप्त करने, नेविगेट करने के लिए किया जाता है। ब्राउजर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन यानी ओएसआई मॉडल के एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर पर जो है ब्राउजर काम करता है। विधान रखें, जब कोई यूजर्स किसी विशेष वेबसाइट से वेब पेज का अनुरोध करता है तो वेब ब्राउजर प्राप्त करता है और यूजर्स के पेज पर जो है प्रदर्शित करता है। पहला लोकप्रिय वेब ब्राउजर का नाम क्या था? मोज़ेक नाम था, ये भी याद रखिएगा। चलिए, मॉडेम की गति की गणना निम्नलिखित में से किस दर से किया जाता है? तो मॉडेम जो है, मॉडेम की गति की गणना की का बात करेंगे, मॉडेम के गति की गणना तो स्पीड की गणना किया जाता है बीपीएस में। ठीक है, आंसर क्या है यहाँ पे? बी ऑप्शन करेक्ट है। बीपीएस मतलब बिट्स प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक का नाम? तो दोबारा क्वेश्चन पूछा गया, ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली है। ठीक है, ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न मिलान करने के लिए आया था। ठीक है, इंटरनेट एलिमेंट्स और दियर रेस्पेक्टिव मेंस पर्पज यानी कि उनके उद्देश्य, इंटरनेट तत्व और उनके उद्देश्य, जैसे आई एम ए का उद्देश्य क्या है, वेब सर्वर का उद्देश्य क्या होता है, पर्पज क्या होता है, केबल मॉडेम का पर्पज क्या है, ठीक है, सर्च इंजन का पर्पज क्या है। तो इस तरीके से मिलान करने के लिए आता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो आई मैप के अगर मिलान करें सही, तो आई मैप का होता है मतलब कि यूजर्स को विभिन्न डिवाइसों से अपने ईमेल तक पहुंचने की अनुमति देता है। कौन? आई मैप। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो वेब सर्वर का काम क्या है? तो वेबसाइटों और अन्य वेब सेवाओं को स्टोर और प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है वेब सर्वर। केबल मॉडेम की बात करेंगे तो एक हार्डवेयर डिवाइस जो इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति देता है। सर्च इंजन की बात करेंगे तो सर्च इंजन जो है सॉफ्टवेयर या सेवा जो वेब पेज ढूंढने और पुनः प्राप्त करने में सहायता करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेज कैंपस बिल्डिंग नेटवर्क में किस प्रकार का नेटवर्क का उदाहरण होता है? कॉलेज कैंपस बिल्डिंग नेटवर्क में अगर नेटवर्क लगाना तो वो कौन सा नेटवर्क होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, लैन जिसको कहते हैं, ए पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। लैन का उपयोग एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में, जैसे कि एक घर है, कॉलेज कैंपस बिल्डिंग है, स्कूल के अंदर डिवाइसेस, कंप्यूटर, प्रिंटर आदि को आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल डिवाइस से जो है कंपेटेबल टीवी या मॉनिटर पर सीमलेस स्क्रीन शेयरिंग को सक्षम बनाता है? तो 47 का आंसर क्या है? 47 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, मीरा कास्ट। मीरा कास्ट जो है क्या है? मोबाइल डिवाइस से कंपेटेबल टीवी या मॉनिटर पर सीमलेस स्क्रीन शेयरिंग को सक्षम बनाता है, वो मीरा कास्ट होता है। ठीक है, मीरा कास्ट एक वायरलेस डिस्प्ले तकनीक होता है जो मोबाइल डिवाइस से टीवी या मॉनिटर पर स्क्रीन शेयरिंग को सक्षम बनाती है। मीरा कास्ट 1080 पिक्सल HD वीडियो और 5.1 सराउंड साउंड का समर्थन करता है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्क्रीन शेयरिंग संभव होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि TCP IP मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना था। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से बने थे, 2025 के पेपर में बनते हैं, तो आपको ये सारी चीजें तैयार रखनी है। TCP IP मॉडल क्या होता है?
तो टीसीपी आईपी मॉडल की अगर बात करेंगे इनमें से तो कौन सा गलत है ये बताना। तो पहला दिया गया है कि एचटीटीपी और एफटीपी एप्लीकेशन लेयर में एचटीटीपी और एफटीपी जैसे प्रोटोकॉल शामिल है। तो एप्लीकेशन लेयर में एचटीटीपी और एफटीपी जैसे प्रोटोकॉल शामिल, तो बिल्कुल शामिल है, ये तो सही हो जाएगा। गलत वाला बताना हमें। डेटा लिंक लेयर ओएसआई मॉडल की पहली लेयर है, जो कि गलत है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि डेटा लिंक लेयर जो ओएसआई मॉडल की बात करेंगे तो ये जो है दूसरी लेयर है। किस प्रकार की दूसरी, मतलब ये पहली लेयर ना हो गई, ये क्या है, दूसरी लेयर है। ठीक है, और ओएसआई मॉडल की पहली लेयर का नाम क्या है, तो फिजिकल लेयर है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन गलत था। सी है नेटवर्क लेयर डिवाइस के बीच पैकेट की राउटिंग करने के लिए उत्तरदायी होती है, तो बिल्कुल सही है। ट्रांसपोर्ट लेयर टीसीपी का उपयोग करके विश्वसनीय डेटा ट्रांसमिशन का सुनिश्चित करती है, तो बिल्कुल सही है। तो आंसर कौन सा था, बी पास पार्ट था। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है डेटा लिंक लेयर जो है ओएसआई मॉडल की पहली लेयर नहीं बल्कि ये दूसरी लेयर है, और ओएसआई मॉडल की पहली लेयर का नाम फिजिकल लेयर है। ठीक है, ये 7 इसके लेयर होते हैं, और यह जो है टीसीपी आईपी मॉडल में प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं होती, लेकिन इसका काम नेटवर्क एक्सेस लेयर में समाहित होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में हमें मिलान करें टेक्नोलॉजी और उसका डिस्क्रिप्शन, जैसे एचटीएमएल के बारे में, सीएसएस के बारे में, जावा स्क्रिप्ट क्या है, एसक्यूएल के बारे में, इस प्रकार क्वेश्चन बना था जो कि 2025 के पेपर में आया था। तो मिलान करते हैं। तो एचटीएमएल का मतलब वेब पेजों पर कंटेंट को स्ट्रक्चर करता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सीएसएस वेब पेजों को स्टाइल करता है। जावा स्क्रिप्ट वेब पेजों में इंटरएक्टिविटी जोड़ता है, और एसक्यूएल जो है डेटाबेस प्रबंधित करता है। तो इन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें आपको इस तरीके से ध्यान में रखनी होंगी, मिलान करने में पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा टीडीएमए और सीडीएमए के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है कि कैसे विविध उपयोगकर्ता एक ही आवृत्ति स्पेक्ट्रम साझा करते हैं। प्रकार क्वेश्चन बना था। देखिए क्वेश्चन कितना जो है हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन जो है ये हार्ड पूछा गया था, जो कि ये फूड एनालिस्ट में आया था 2025 के पेपर में। तो यहाँ अगर हम 50 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो टीडीएमए और सीडीएमए के बीच महत्वपूर्ण अंतर है, और यहाँ पे जो कि एक ही आवृत्ति स्पेक्ट्रम को साझा करते हैं, तो इसमें कौन सा आंसर राइट था ये बताना था। तो आंसर यहाँ पे इसके लिए डी पार्ट सही था। टीडीएमए प्रत्येक यूजर्स के लिए अलग अलग समय स्लॉट का उपयोग करता है, जबकि सीडीएमए प्रत्येक यूजर्स के लिए अद्वितीय कोड का उपयोग करता है। तो ये सही था, बाकी सारे गलत हैं। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। टीडीएमए क्या है, टीडीएमए है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का फुल फॉर्म है, और यह तकनीक जो है समय विभाजन पर आधारित होती है, जहां प्रत्येक यूजर्स को संचार के लिए विशिष्ट समय स्लॉट प्रदान किया जाता है। और सीडीएमए जो है ये क्या है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, इसमें सभी उपयोगकर्ता एक ही फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम साझा करते हैं, लेकिन प्रत्येक उपयोगकर्ता को संचार के लिए एक अद्वितीय कोड असाइन किया जाता है, जिससे संकेतों को अलग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये चीजें की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है HTTP और HTTPS के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना था। ठीक है, 4 कथन दिया गया है, चारों कथन में बताना कौन कौन सा सही है। ये भी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था। तो HTTPS दिया गया कि क्लाइंट और सर्वर के बीच आदान प्रदान किए गए डेटा को एनक्रिप्ट करता है। दूसरा, HTTPS की तुलना में कम सुरक्षित एनक्रिप्शन प्रदान करता है। फिर एक TLS प्रोटोकॉल का उपयोग करता है HTTPS। ठीक है, SSL या TLS प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। इसके बाद है कि जो है HTTP और HTTPS को बिना जोखिम के एक दूसरे के स्थान पर जो है उपयोग किया जा सकता है। तो अब बताना था इन चारों में से कौन सा कथन इसके बारे में सही था बेसिकली। तो अगर हम देखें तो पहला जो कथन दिया गया है कि HTTPS क्लाइंट और सर्वर के बीच आदान प्रदान किए गए डेटा को क्या करता है, एनक्रिप्ट करता है। ठीक है, क्योंकि HTTP जो था नॉर्मल था, HTTPS जो उसका सिक्योर वर्जन है जो कि क्या करता है, डेटा को एनक्रिप्ट करता है। तो ये पहला वाला सही था। दूसरा जो दिया गया है HTTPS की तुलना में कम सुरक्षित एन्क्रिप्शन प्रदान करता है। और तीसरा है कि HTTPS TLS प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। तो ये भी सही है, क्योंकि ये इसी SSL और TLS प्रोटोकॉल का ही उपयोग करता है। तो यहाँ पे 2 ही सही था, बाकी 2 गलत थे। तो आंसर यहाँ पे कौन सा सही था, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। 2 सही है, 1 और 3 सही था। अब HTTPS की बात करेंगे तो देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म
क्लाइंट और डेटा सर्वर को SSL TLS प्रोटोकॉल का उपयोग करके एनक्रिप्ट करता है जिससे डेटा को सुरक्षित रूप से ट्रांसफर किया जा सके। HTTP बिल्कुल भी एन्क्रिप्शन प्रदान नहीं करता, जबकि HTTPS एन्क्रिप्टेड और सुरक्षित होता है। HTTP और HTTPS आपस में सीधे परिवर्तनीय नहीं होते क्योंकि HTTP असुरक्षित होता है। इससे HTTPS में बदलने के लिए अतिरिक्त कॉन्फ़िगरेशन एवं SSL TLS की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए 1 एंड 3 सही था, बाकी 2 4 गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ पे अर्पानेट के बारे में मिलान करना है, ईथरनेट क्या है उसके बारे में मिलान करना है, ठीक है। रे टॉमलिंसन और टिम बर्नर्स-ली के बारे में और X25 क्या इसके बारे में मिलान करने के लिए आया हुआ क्वेश्चन था, जो कि ये भी क्वेश्चन अपने आप में मायने रखता है। अब इसका मिलान हम देख लेते हैं, ठीक है। अर्पानेट, अब आपको इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें सभी जाननी चाहिए क्योंकि बेसिक टू एडवांस नहीं पढ़ेंगे तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो मुश्किल हो जाएगा करने में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अर्पानेट क्या है, इंटरनेट का एक प्रिकर्सन 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा वित्त पोषित अर्पानेट बनाया गया। ईथरनेट जो 1973 में जेरोक्स पारसी में ईथरनेट प्रोटोकॉल विकसित किया। रे टॉमलिंसन जो थे 1971 में ईमेल के लिए मानो यूजर नेम @होस्ट नेम प्रारूप विकसित किया, यह रे टॉमलिंसन ने किया था विकसित, ठीक है। टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब की अवधारणा विकसित की। और X25 जो है फोन लाइनों का उपयोग करके एक पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल जिसका उपयोग शुरुआती नेटवर्क में किया जाता था। तो इस प्रकार ये चारों के बारे में मिलान करने के लिए था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आपको अपने कंप्यूटर की पावर को टेलीफोन प्रणाली की वैश्विक पहुंच के साथ संयोजित करने की अनुमति देता है? तो उस डिवाइस का नाम क्या है? तो मॉडेम नाम है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। एक ऐसा डिवाइस जो डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में जो है चेंज करता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करता है। यह आपके कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ने में मदद करता है जिससे वैश्विक संचार संभव हो पाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो आपको अपने पीसी से ISP तक सीधी लाइन के बिना इंटरनेट से कनेक्ट करने देता है उसका नाम क्या इसमें बताना था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, वो वाईफाई होता है, ठीक है। वाईफाई जो कि ISP तक सीधी लाइन से कनेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं इंटरनेट से? वाईफाई। वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्किंग तकनीक है जो बिना फिजिकल वायर्स के उपयोग से आपको इंटरनेट से कनेक्ट होने की सुविधा देती है। यह रेडियो तरंगों का उपयोग करता है ताकि आप अपने इंटरनेट सेवा प्रदाता के नेटवर्क से जो है कनेक्ट हो सकें। अगला प्रश्न है 55 नंबर क्वेश्चन है, सिंप्लेक्स चैनल, हाफ डुप्लेक्स चैनल, फुल डुप्लेक्स चैनल और पॉइंट टू पॉइंट चैनल और इसके अलावा मल्टी पॉइंट चैनल, ठीक है। तो ये मिलान करने के लिए था कि सिंप्लेक्स चैनल के बारे में यहाँ पे बातें दी गई थी, हाफ डुप्लेक्स चैनल और फुल डुप्लेक्स और पॉइंट टू पॉइंट चैनल के बारे में बातें दी गई थी और यहाँ पे मिलान करना था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, आपको तैयार करना। तो मिलान वाला देखते हैं। सिंप्लेक्स चैनल से मिलान खाता केवल एक ही दिशा में सिग्नल भेजता है, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स चैनल क्या है? वॉकी टॉकी की तरह एक बार में एक दिशा में एक ही सिग्नल भेजता है। फुल डुप्लेक्स चैनल जो होता है दोनों दिशाओं में एक साथ सिग्नल भेजता है। पॉइंट टू पॉइंट चैनल जो होता है दो डिवाइसों के बीच सीधा कनेक्शन जैसे फाइबर ऑप्टिक्स होता है, ठीक है। मल्टी पॉइंट चैनल जो होता है कई डिवाइस द्वारा उपयोग किया जाता है और वायरलेस नेटवर्क में जो है एक सामान है। तो आपको ये सारी चीजें जानना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक चीज है जो इथरनेट या किसी तार पर दिखाई देती है? तो उसको कहा जाता है पैकेट, ठीक है। क्या है? पैकेट होता है। पैकेट एक फिजिकली रूप से मौजूद डेटा की इकाई होती है जो इथरनेट या किसी अन्य नेटवर्क के माध्यम से ट्रांसमिट होती है और ये डेटा की जो है क्या है, एक छोटा टुकड़ा है जिसे नेटवर्क पर भेजा और प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। डीएनएस का मतलब क्या है? डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। ये फुल फॉर्म पूछ लिया गया, यहाँ पे डी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के माध्यम से दो यूजर्स के बीच वास्तविक समय संचार है? तो दो यूजर्स के बीच वास्तविक रियल टाइम मतलब रियल टाइम कम्युनिकेशन जो किया जाता है वो किसी चैट के माध्यम से करते हैं। तो डी पार्ट बिल्कुल राइट है, ठीक है। क्या हो जाएगा? चैट। आंसर क्या हो जाएगा? चैट हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर के माध्यम से दो यूजर्स के बीच जो है वास्तविक समय संचार को तत्काल संदेश यानी कि लाइव चैट जिसे कहा जाता है, इसमें दोनों यूजर्स को एक ही समय में संदेश भेज और प्राप्त कर सकते हैं जिससे उन्हें एक दूसरे के साथ बातचीत करने की सुविधा मिलती है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, मैसेंजर हो गया, ऐसे भी चीजें
आती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, डेटा ट्रांसमिशन के लिए ओएसआई मॉडल का लेयर का सही क्रम ऊपर से नीचे क्या है इसमें बताना है। ठीक है, नेटवर्क लेयर दिया गया, फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन, इसको हमें क्रम के अनुसार मिलाना है ऊपर से नीचे क्रम में। और यहाँ पे आपके ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन में यहाँ पे अगर हम देखें तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊपर से नीचे क्रम में इस तरीके से कुछ होता है, ये देखिए ऊपर से नहीं है, यहाँ पे लेयर्स का जो दिया गया नीचे से ऊपर की ओर, मतलब सबसे नीचे कौन होगा, तो पहले नंबर पर आ जाएगा फिजिकल लेयर, ठीक है, दूसरे नंबर पर आ जाएगा डेटा लिंक लेयर, तीसरे नंबर पर आ जाएगा नेटवर्क लेयर, चौथे नंबर पर है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, इसके बाद पांचवें नंबर पर है सेशन लेयर, छठवां नंबर प्रेजेंटेशन लेयर और सातवां नंबर हो जाएगा आपका एप्लीकेशन लेयर। तो इस प्रकार जो है ये क्या होता है, क्रमवार रहता है। वैसा ही मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, जो कि रेफरेंस मॉडल जिसे आईएसओ द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भी हमें मिलान करने के लिए कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बना था। मैसेज के बारे में पूछा गया, चैनल का उपयोग के बारे में, पैकेट के बारे में, प्रोटोकॉल के बारे में और मैसेज लेंथ के बारे में यहाँ पे मिलान करने के लिए बताना गया था। ठीक है, 2025 का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया था, मिलान करते हैं। मैसेज जो था संचार को प्रभावित करने वाले संदेशों का अलग अलग आकार जो था वो मैसेज था, संदेश था, होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है चैनल उपयोग की बात करेंगे तो कई संदेशों के लिए चैनल संचार चैनलों का कुशल उपयोग, तो चैनल उपयोग होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो पैकेट की बात करेंगे तो आसान ट्रांसमिशन के लिए बड़े संदेशों को तोड़ने वाली छोटी इकाइयां होती हैं। प्रोटोकॉल जो होता है नियम जो अनुप्रयोगों के बीच संदेश के अर्थ को परिभाषित करते हैं। संदेश की लंबाई जो होती है पते जैसी जानकारी वाला डेटा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी और ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, वर्ल्ड वाइड वेब को किस वर्ष सर्व प्रचलित किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब को किस वर्ष जो है सर्व प्रचलित किया, मतलब www जो है इसको कब सर्व प्रचलित किया गया, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पब्लिक में, तो वो वर्ष था 1991। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो जगह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1989 में बनाकर प्रस्तुत किया था, लेकिन सामूहिक रूप से 1991 में आया था। अगला प्रश्न, कंप्यूटर नेटवर्क में सब नेट मास्क का क्या कार्य है। कंप्यूटर नेटवर्क में सब नेट मास्क के कार्य की बात करेंगे तो एक आईपी एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट भागों में विभाजित करना जो है एक क्या होता है, सबनेट मास्क का क्या कार्य होता है। ठीक है, सबनेट मास्क का कार्य क्या है, एक आईपी एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट भागों में डिवाइड करना। सबनेट मास्क जो होता है 32 बिट संख्या होती है, जिसका उपयोग जो है किसी आईपी एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट भागों में विभाजित करने के लिए किया जाता है। यह निर्धारित करता है कि कोई विशेष आईपी एड्रेस किस नेटवर्क से संबंधित है और उसी नेटवर्क के भीतर कौन सा होस्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 63, फायरवॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है फायरवॉल केवल इनकमिंग ट्रैफिक की निगरानी रखता है। ठीक है, अब इसके बारे में बताना है कथन सही है या गलत। तो ये कथन जो है इसके बारे में सही, फायरवॉल केवल इनकमिंग ट्रैफिक की निगरानी करते हैं, तो बिल्कुल गलत। फायरवॉल अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक कर सकते हैं, बिल्कुल सही। फायरवॉल सभी प्रकार के साइबर अटैक्स को रोक सकते हैं, तो सभी प्रकार के साइबर अटैक्स को जो है ये इसके माध्यम से नहीं रोका जा सकता। फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, बिल्कुल सही। तो 2 और 4 सही है, 2 और 4 यानी कि सी पार्ट इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फायरवॉल के बारे में आपको विस्तृत जानकारी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, फायरवॉल जो है इनकमिंग ट्रैफिक की जानकारी निगरानी और आउटगोइंग दोनों प्रकार के ट्रैफिक निगरानी नियंत्रित करते हैं। फायरवॉल अनधिकृत पहुंच को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे नेटवर्क सुरक्षा में सुधार होता है। फायरवॉल सभी प्रकार के साइबर अटैक को नहीं रोक सकते हैं, वह केवल ज्ञात और कुछ प्रकार के अटैक्स को रोकने में मदद करते हैं। फायरवॉल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जो विभिन्न नेटवर्क एनवायरनमेंट के लिए उपयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, डीएनएस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। डीएनएस की अगर बात करेंगे तो डीएनएस के बारे में यहाँ पे कथन बताना है कौन सा सही है। 4 कथन दिए गए थे, ये भी 2025 में आया था, तो यहाँ पे इसके लिए सही था डी ऑप्शन। ठीक है, डीएनएस आईपी एड्रेस को डोमेन नेमों में चेंज करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। डोमेन नेम सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। इसका मुख्य कार्य है आईपी एड्रेस को मानव पठनीय डोमेन नेम जैसे www.com में जो है परिवर्तित करना, ताकि यूजर वेबसाइट को आसानी से याद कर सके और एक्सेस कर सके। क्वेश्चन नंबर 65 में हमें मिलान करने के लिए आया था, डिवाइस दिया गया था, उसका पर्पज, उसका उद्देश्य क्या है, कुछ इस तरीके से मिलान करने के लिए था। ठीक है, जैसे राउटर, तो राउटर का प्रयोग क्यों किसके लिए करते हैं, तो राउटर का उद्देश्य क्या है, राउटर का उद्देश्य है नेटवर्क ट्रैफिक को निर्देश देना, यानी डायरेक्ट नेटवर्क ट्रैफिक।
तो यहाँ पे राउटर का काम है नेटवर्क ट्रैफिक को निर्देशित करता है। ठीक है, स्विच जो था डिवाइस को कनेक्ट करता है, स्विच जो क्या है डिवाइस को कनेक्ट करता है, यानी कि बी का सेकंड था। मॉडेम की बात करेंगे, मॉडेम का काम क्या होता है, डिजिटल सिग्नल को प्रवर्तित करता है, और एक्सेस पॉइंट जो होता है ये क्या करता है, वाईफाई कवरेज बढ़ाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर यहाँ पे क्या था, सही आपका ए पार्ट बिल्कुल सही मिलान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे दिया गया है कि HTTP 404 त्रुटि जो है एरर शब्द क्या दर्शाता है। अगर आपके जो है वेब पेज पर आप ओपन करते हैं और यहाँ पे अगर आता है कि HTTP 404 त्रुटि जो है ये एरर शब्द क्या दर्शाता है, तो यहाँ पे ये पूछा गया है क्वेश्चन, तो आपको ये जितने एरर्स आते हैं वो आपको तैयार रखना है। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है कि सर्वर पर अनुरोधित संसाधन नहीं मिल सका, यानी कि द रिक्वेस्ट सोर्स रिसोर्स कुड नॉट बी फाउंड ऑन द सर्वर, तब आपको जो है 404 का त्रुटि आता है, एरर्स आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है कि IPv4 नेटवर्क में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यानी नेट का उपयोग करने का प्राथमिक कारण क्या है। ठीक है, तो 67 के आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे सी पार्ट करेक्ट है। कई डिवाइस को एक सार्वजनिक आईपी साझा करने की अनुमति देकर सार्वजनिक आईपी एड्रेस को संरक्षित करना ही क्या कहलाता है, जो है इसका प्राथमिक कारण होता है। ठीक है, नेट का, तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। IPv4 में सार्वजनिक आईपी एड्रेस की संख्या सीमित है। नेट एक ऐसी तकनीक है जो कई प्राइवेट आईपी एड्रेस को एक ही सार्वजनिक आईपी एड्रेस जैसे इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट होने की अनुमति देता है। यह सार्वजनिक आईपी एड्रेस की कमी को दूर करने में मदद करता है और नेटवर्क सुरक्षा में भी सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 68, फेसबुक द्वारा ऐतिहासिक रूप से उपयोग किया जाने वाला कौन सा एल्गोरिदम यूजर्स के समाचार फीड में पोस्ट को रैंक करने के लिए बंधुत्व, वजन और समय के क्षय को कारक बनाता है। ठीक है, यानी कि व्हिच एल्गोरिदम हिस्टोरिकली यूज्ड बाय फेसबुक फैक्टर्स इन अफिनिटी, वेट एंड टाइम डीके टू रैंक पोस्ट इन यूजर्स न्यूज फीड। तो यहाँ पे इसका जो है ऑप्शन था, मतलब बताना था, तो वो था एज रैंक। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। एज रैंक फेसबुक का एक प्रारंभिक एल्गोरिदम या जिसका उपयोग यह तय करने के लिए किया जाता था कि कौन सी पोस्ट यूजर्स की न्यूज फीड में दिखाई जाए। बाद में फेसबुक ने इस एल्गोरिदम को और अधिक उन्नत एल्गोरिदम जैसे मशीन लर्निंग आधारित रैंकिंग में बदल दिया, लेकिन ऐतिहासिक रूप से एज रैंक इसका मूल एल्गोरिदम था। तो ये आंसर याद रखिएगा। चलिए 69 में अभिकथन और कारक से क्वेश्चन आया था। ठीक है, यहाँ पे अभिकथन था कि जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल यह मानता है कि कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक स्वाभाविक रूप से भरोसेमंद नहीं, और इसका कारण दिया गया था जीरो ट्रस्ट के लिए सभी उपयोगकर्ताओं और डिवाइसों के निरंतर सत्यापन की आवश्यकता होती है, चाहे वो कहीं भी हो। अब इसमें बताना था कथन और कारक में क्या सही था। ठीक है, तो जीरो ट्रस्ट में अगर हम देखें तो यानी कि ये कथन बिल्कुल सही है और कारक दोनों सही, क्योंकि जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल यह मानता है कि कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक स्वाभाविक रूप से भरोसेमंद नहीं, तो बिल्कुल सही। और इसका कारण भी सही है, क्यों, क्योंकि जीरो ट्रस्ट के लिए सभी उपयोगकर्ताओं डिवाइसों के निरंतर सत्यापन की आवश्यकता होती है, चाहे वो कहीं भी हो। तो आंसर इसका ए पार्ट सही है, दोनों सही है और कारण व्याख्या भी करता है। ठीक है, चलिए अब अगला भी क्वेश्चन जो है आपका कथन कारक था। पहला कथन था एक VPN सभी बाहरी पर्यवेक्षकों से उपयोगकर्ता डेटा की पूरी तरह से अज्ञात कर देता है, और इसका कारण क्या दिया गया है, कारण दिया गया है कि VPN उपयोगकर्ता और VPN सर्वर के बीच डेटा एन्क्रिप्ट करते हैं, हालांकि VPN प्रदाता अभी भी उपयोगकर्ता गतिविधि की निगरानी कर सकता है। तो यहाँ पे भी दोनों सही था और उसका जो है क्या है व्याख्या भी सॉरी अपकथन जो है गलत था, लेकिन कारण जो है क्या था, सही था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, अभिकथन गलत है और कारण सही। कारण सही क्योंकि VPN यूजर्स और VPN सर्वर के बीच डेटा इनक्रिप्ट करते हैं, तो बिल्कुल VPN का काम ही है डेटा को इनक्रिप्ट करना, सिक्योर करना। हालांकि VPN प्रदाता अभी भी यूजर्स गतिविधि की निगरानी कर सकता है। ठीक है, तो ये सही था कारण, लेकिन अभिकथन जो दिया गया था कि एक VPN सभी बाहरी पर्यवेक्षकों से उपयोगकर्ता डेटा को पूरी तरह से अज्ञात कर देता है, तो पूरी तरह से अज्ञात नहीं कर पाता, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, VPN जो है सभी बाहरी पर्यवेक्षकों से उपयोगकर्ता डेटा को पूरी तरह से अज्ञात कर देता है। कथन क्यों गलत है, क्योंकि VPN उपयोगकर्ता की गतिविधि को केवल एनक्रिप्ट करता है, लेकिन वो पूरी तरह से एनोनिमस नहीं बनाता। VPN प्रदाता उपयोगकर्ता की गतिविधि देख सकता है, और कुछ मामलों में बाहरी एजेंसियां जैसे सरकारें VPN प्रदाता से डेटा प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 71 में दिया गया है कि OSI मॉडल में कौन सी लेयर विभिन्न नेटवर्कों के बीच डेटा रूटिंग का काम करने के लिए जो है सीधे तौर पर होता है। मतलब डेटा रूटिंग का काम कौन सा लेयर करता है या किस लेयर के तहत होता है, ये बताना है। ठीक है, डेटा लेयर, डेटा रूटिंग का काम, which layer is directly responsible for routing data between different networks। डिफरेंट नेटवर्क्स हैं तो उसमें रूटिंग डेटा का काम कौन कौन करता है। तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा, वो नेटवर्क लेयर के अंतर्गत किया जाता है, तो बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी हमें असरसर रीजन से था। अब कथन ए HTML और HTTP वर्ल्ड वाइड वेब फंक्शनिंग के लिए जो है आवश्यक है, और इसका कारण जो था, कारण क्या दिया गया है, कारण बताया गया है मेरे यहाँ पे। HTML वेब दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट संरचना को परिभाषित करता है, जबकि HTTP सर्वर और क्लाइंट्स के बीच वेब कंटेंट को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। अब बताना था इसमें क्या सही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या सही हो जाएगा, तो यहाँ पे दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करता है दोनों, तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट था। ठीक है, HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वेब पेज की संरचना और सामग्री जैसे टेक्स्ट इमेज लिंक को परिभाषित करने के लिए प्रयोग होता है। HTTP जो है ये एक प्रोटोकॉल है जो वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच जानकारी के आदान प्रदान के लिए उपयोग किया जाता है। और वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये फंक्शनिंग में दोनों HTML और HTTP जरूरी भूमिका दोनों निभाते हैं, इसलिए कारण ठीक तरह से अभिकथन को समझाता है। चलिए, इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर को आमतौर पर क्या कहा जाता है। तो इंटरनेट पर कंप्यूटर को आमतौर पर कहते हैं होस्ट, होस्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ए पार्ट का राइट है। ठीक है, चलिए, दिशा निर्देश नेविगेट करने के लिए किस ऐप का उपयोग किया जाता है। दिशा निर्देश व्हिच ऐप इज यूज्ड टू नेविगेट डायरेक्शन, कौन सा ऐप होता है जो दिशा निर्देश बताता है, तो वो मैप्स हो जाएगा सीधे। यहाँ पे इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार के कंप्यूटर को इंटरनेट होस्ट माना जाता है। इंटरनेट होस्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है, मिनी कंप्यूटर है और पर्सनल कंप्यूटर, ये सभी क्या है, इंटरनेट होस्ट माने जाते हैं। तो आंसर यहाँ पे सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट होस्ट क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस है जो सीधे इंटरनेट से जुड़ा होता है। ठीक है, इसका एक यूनिक एड्रेस भी होता है। ऐसे कंप्यूटर इंटरनेट पर अन्य डिवाइसेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर सभी जो है शामिल हो सकते हैं यदि वह इंटरनेट से जुड़े हों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से प्रारूपित ईमेल भेजने का प्रारूप है। तो ईमेल भेजने का प्रारूप यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके लिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि HTML का प्रयोग करते हैं। तो आंसर यहाँ पे डी पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, HTML का प्रयोग फॉर्मेटेड ईमेल भेजने के लिए करा जाता है, जो जिसमें टेक्स्ट को कलर, इमेज, फॉन्ट स्टाइल आदि के साथ प्रस्तुत किया जाता है। आशिकी और प्लेन टेस्ट ओनली केवल सादा बिना फॉर्मेट के टेस्ट जो के लिए जो है होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, पाथ MTU मतलब मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट क्या है। ठीक है, पाथ MTU क्या है ये बताना था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ किस एग्जाम में आया, तो प्रवर्तन कांस्टेबल जो 5वें महीने 2025 में आया था उसमें पूछा गया था कि पाथ MTU क्या है। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पाथ MTU जो है ये द स्मॉलेस्ट मैक्सिमम पैकेट साइज अलोंग द पाथ टू द डेस्टिनेशन, गंतव्य के पथ के साथ सबसे छोटा अधिकतम पैकेट आकार जो होता है उसको कहते हैं पाथ MTU। तो आंसर यहाँ पे सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, पाथ MTU मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट एक नेटवर्क स्रोत से गंतव्य तक पर सबसे छोटा MTU होता है जिसे बिना फ्रेगमेंटेशन के प्रसारित किया जा सकता है। यह नेटवर्क के सभी सेगमेंट्स, राउटर्स, लिंक्स आदि के MTU में से न्यूनतम मान होता है। उदाहरण की बात करें कि यदि स्रोत से गंतव्य तक के पथ में 3 लिंक हैं जिसके MTU क्रमशः 1500 बाइट्स, 1000 बाइट्स और 1200 बाइट्स हैं, तो पाथ MTU 1000 बाइट्स होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, होस्ट कंप्यूटर नाम के अंतिम दो भागों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। होस्ट कंप्यूटर के नेम को अंतिम दो भागों को जो होस्ट कंप्यूटर के नेम के अंतिम जो दो भाग होते हैं उनको सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है डोमेन। क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। आंसर यहाँ पे ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट है, डोमेन। ठीक है, होस्ट कंप्यूटर नेम के अंतिम दो भाग को सामूहिक रूप से डोमेन कहा जाता है। होस्ट कंप्यूटर का नाम आमतौर पर एक पूर्ण डोमेन नेम, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम FQDN होता है, जैसे कि होस्ट डॉट एग्जाम्पल.com। इसमें होस्ट नेम, example.com,
डोमेन नेम के अंतिम दो भाग एग्जाम्पल और काम को सामूहिक रूप से डोमेन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 79 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक कैपेबिलिटी ऑफ सर्च इंजन, मतलब कि सर्च इंजन की मूलभूत क्षमता क्या होती है। बेसिक कैपेबिलिटी सर्च इंजन की क्या है, तो सर्च इंजन जो होता है क्या होता है, फाइंड करता है डॉक्यूमेंट्स को जो करस्पॉन्डेड टू सर्च टर्म्स होता है, यानी शब्द खोज सर्च करना। ठीक है, खोज शब्दों के अनुरूप जो है दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स को ढूंढना, फाइंड करना ही जो है क्या इसका सर्च इंजन की बेसिक क्षमता होती है, बेसिक कैपेबिलिटी होती है। जो आप उसमें सर्च इंजन में डालते हैं, सर्च करते हैं, उसको जो है उसको खोजना काम होता है। सर्च इंजन एक ऐसा टूल होता है जो यूजर को इंटरनेट या किसी कंप्यूटर सिस्टम पर स्टोर इंफॉर्मेशन में वांछित जो ट्रांसफॉर्मेशन खोजने में मदद करता है। सर्च इंजन का मुख्य कार्य इंटरनेट पर उपलब्ध विशाल जानकारी में से यूजर्स के क्वेरी के अनुसार सबसे उपयुक्त और प्रासंगिक परिणाम सर्च करके प्रस्तुत करना होता है। चलिए, 3G 4G 5G की मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जी का अर्थ क्या होता है। 2019 में क्वेश्चन आया था। 3G 4G 5G में जी का अर्थ होता है जनरेशन। ठीक है, क्या इसका अर्थ है, जनरेशन होता है, तो डी पार्ट बिल्कुल राइट। जब किसी फोन में नई टेक्निक आती है तो उसे उसे नेक्स्ट जनरेशन स्मार्टफोन कहा जाता है। जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका वर्जन अपग्रेड कर दिया जाता है, और इस टेक्नोलॉजी के बदलाव के साथ साथ नए आने वाले फ़ोन में भी काफ़ी बदलाव आता है, तो उसको कहते हैं 3G 4G 5G। अभी 6G, अब 5G चल रहा है। ठीक है, 6G आएगा आगे। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। जिससे कि अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो में प्रिंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 में, जिसमें हम हार्डवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।